और कंपैशनेट व्यक्ति हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग दयाल पब्लिक स्कूल से 2015 में पूरी की है। उसके बाद 2020 में मैंने अपना ग्रेजुएशन एसआरएस कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड हिंदी सब्सिडरी पेपर से पूरा किया है। महात्मा गांधी मेरे आदर्श व्यक्तित्व हैं और समाज के वंचित वर्ग के लोगों को समाज के मुख्य धारा में शामिल करने में अधिक से अधिक योगदान देना मेरी महत्वाकांक्षा है। आपने हिस्ट्री को ऑप्शनल ऑप्ट किया है। यस सर। हिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा और कौन सा गर्म दल का व्यक्ति आपको प्रभावित करता है? सर बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्तित्व है जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। बाल गंगाधर तिलक के क्या क्या योगदान है स्वराष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में? सर सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष को एक अलग दृष्टिकोण दिया गया और एक अलग परिप्रेक्ष्य में उन्हें प्रदर्शित किया गया। इससे पहले लिबरल लीडर्स का ज्यादा वर्चस्व था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो कि लिबरल लीडरशिप से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने उसे जन आंदोलन की राजनीति का रूप दिया। उसके बाद सर उनका जो तरीका था, जिस तरह से उन्होंने अपने पक्ष में और राष्ट्रवाद के पक्ष में लोगों को मोबिलाइज किया, वो भी उस समय की दृष्टि से बहुत प्रासंगिक था। उन्होंने कुछ आंदोलन वगैरह चालू किए थे एनी बेसेंट के साथ? यस सर, उनके द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी और एनी बेसेंट जो कि भारत के शेष क्षेत्र में थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक विशेष करके महाराष्ट्र के व्यापक क्षेत्र में विस्तृत लीड कर रहे थे। तो ये होम रूल क्या होता है? सर होम रूल दरअसल आयरिस एक कॉन्सेप्ट है जिसका मूल उद्देश्य स्वशासन की प्राप्ति था। तो उसी तर्ज पर एनी बेसेंट के साथ मिलकर के बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना की गई और इसका मूल उद्देश्य स्वशासन की प्राप्ति थी। ये बताइए, देशभक्त और राष्ट्रभक्त ये दोनों एक ही चीज है या फिर डिफरेंट है? सर सामान्य शब्द में अगर कहें तो दोनों में काफी दोनों एक ही हैं, पर अगर सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो दोनों में कुछ अंतर देखने को मिलता है। जैसे देशभक्त थोड़ा सा लिबरल टर्म है और इसमें देश का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देश को देखा जाता है, जबकि राष्ट्रभक्त जो है वो थोड़ा सा उग्र ज्यादा होता है और इसको कहीं ना कहीं संस्कृति से ज्यादा जोड़कर देखा जाता है। ये बताइए, राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज और लेफ्ट विंग में क्या डिफरेंस है? सर राइट विंग और लेफ्ट विंग जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत फ्रांस की क्रांति 1789 के आसपास से हुई। जो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो गरीबों के पक्ष में ज्यादा काम करते और कहीं ना कहीं जो स्थापित व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की बात करते। वही जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज है वो संस्कृति और जो परंपराएं हैं उस पर ज्यादा बल देते हैं और वो व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने पर विशेष बल देते। भारत में राइट विंग पॉलिटिक्स है? यस सर। किस किस पार्टी को आप राइट विंग मान सकते हैं? सर राइट विंग को अगर एक व्यापक स्पेक्ट्रम में देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो कि राइट विंग में आती है, इसके साथ साथ सर शिवसेना जैसी पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा फार राइट विंग में चली जाती। और साउथ की AIMIM सर बहुत ज्यादा AIMIM उसे भी हम लोग राइट विंग के रूप में देख सकते हैं। और पंजाब की श्रीमोड़ी अकाली दल? सर बिल्कुल राइट विंग है सर। ये जेट स्ट्रीम क्या है? सर जेट स्ट्रीम वायु की एक धारा है जो कि क्षोभमंडल में प्रवाहित होती है और इसकी गति काफी तेज होती है। इसकी खोज है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी और इसका भारत के मानसून समेत उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात सब पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। ये बताइए, अगर वायुमंडल को हटा दिया जाए तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? सर सबसे पहले तो जीवन ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इनफैक्ट वो असंभव हो जाएगा क्योंकि सजीवों पे पड़ने वाले प्रभाव को आप हटा दीजिए। अब एक व्यापक पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? सर जो मैं अनुमान कर पा रहा हूँ कि सबसे पहले तो दृश्यता लगभग शून्य हो जाएगी, क्योंकि जो वायु में कंटेंट होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो रिफ्लेक्शन के माध्यम से देखने में अगर दृश्यता खत्म हो जाएगी तो अंतरिक्ष में तो वायुमंडल ही नहीं है। चंद्रमा पे वायुमंडल नगण्य है, लेकिन चंद्रमा पे तो केवल ध्वनि शून्य होती है, दृश्यता तो वहां भी शून्य नहीं होती। सॉरी सर, ध्वनि शून्य हो जाएगी। अच्छा, मतलब दृश्यता रहेगी। तो दृश्यता के बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं है, पर निश्चित रूप से सर ध्वनि में वो समस्या आएगी। वायुमंडल हमें उल्कापिंड से बचाता है या नहीं? यस सर, बिल्कुल सर।
तो ये उल्का पिंड में आप देखिएगा दो चीजें होती है, एक होता है उल्का, एक होता है बोलाइट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। और सर बोलाइट के बारे आइडिया नहीं है। पॉलिटिक्स की अगर आप बात करते हैं यस सर। यहाँ, आपको अगर हम देखें तो स्टालिन और लेनिन, यस सर। इन दोनों में आप किससे ज्यादा प्रभावित है? सर व्यक्तिगत रूप से मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं दोनों में से किसी से प्रभावित नहीं हूँ, पर तरीके के हिसाब से देखें तो लेनिन की नीतियां कहीं ज्यादा व्यावहारिक थी स्टालिन के कंपैरिजन में। क्या डिफरेंस था दोनों में? सर लेनिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के एक राजनीतिक दल के शासन की बात करते थे, वहीं स्टालिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के शासन पर ज्यादा बल देते थे। फिर स्टालिन का जो अप्रोच था बहुत ज्यादा उग्रवादी था और वो कम्युनिज्म को बहुत अक्षरशा पालन करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की एक दृष्टि में। वही लेनिन का दृष्टिकोण थोड़ा व्यावहारिक था और वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1921 में अपनाई गई थी उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिज्म के विचारधारा के साथ कुछ समझौता किया गया और उसको व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया गया। मार्क्सवाद में? सर मार्क्सवाद एक व्यापक टर्मिनोलॉजी है जो कि कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। इसमें जो समाज के सर्वहारा वर्ग है उसके हितों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो दरअसल 3 तत्वों पर बल देता है, जिसका पहले चरण में माना जाता है कि सबसे पहले सर्वहारा वर्ग की क्रांति होगी, दूसरे में ये कहा जाता है कि क्रांति का प्रसार किया जाएगा और तीसरे चरण में साम्यवाद की बात की जाती है जिसमें स्टेटलेस और सरकार विहीन राज्य व्यवस्था की बात की जाती है। आपने बिहार एजुकेशनल सर्विस को अडॉप्ट किया है। यस सर। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है यस सर। और आप अधिकारी बन जाते हैं तो आप अपने जिला जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? सर सबसे पहले जो अपने डिपार्टमेंट में क्या करेंगे? सर सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट पे बतौर ऑफिसर, और क्योंकि मेरा पहला अगर मैं इस सेवा में चयनित होता हूँ तो मैं प्रोग्राम ऑफिसर के पोस्ट पे चयनित होगा, तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पे टीचर्स की समुचित व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा, उनमें डिसिप्लिन हो और बच्चों में भी डिसिप्लिन हो। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत कंफर्टेबल सर। आप अपने आप को कितना असेसमेंट करते हैं? 10 आउट में आप कितना मार्क्स देते हैं अपने आप को आउट ऑफ 10? 7, 8। 7, 8 या 7। अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं अपने आप को? सर बहुत आइडिया नहीं है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मैं ठीक था, कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं दे पाया, पर ओवरऑल इट वाज बट नेचुरल। यस। आपके ये आई साइट में प्रॉब्लम कब से है? सर डॉक्टर से अकॉर्डिंग ये बाई बर्थ है, पर हम लोग जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे समस्या इमर्ज करती गई और क्लास 4th 5th के बाद ये गंभीर हो गई। अभी आपको कंप्लीट नहीं दिखता है? पेरिफेरल विजन से जो साइड के दृष्टि है उससे देख पा रहा, पर फ्रंट में मेरा बिल्कुल 0 है। और रिटर्न कैसा रहा? अच्छा रहा सर। चलिए बढ़िया, हम लोग तो आपको इससे अच्छा मार्क्स दिए हैं। थैंक यू सर। और श्योर आपका सिलेक्शन होगा इस बार, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए 200%। थैंक यू सर। ठीक है, और चीजें सही हैं, आपको सारी चीजें सही है। करंट वगैरह को थोड़ा सा वो तो रेगुलर की चीज है, न्यूज़पेपर वगैरह देखना है आप। यस सर। ठीक है, आपको कोई डाउट? आप सर सबसे पहले सर आपसे एक बार मिलना हुआ तो ये अपने आप में मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि यूट्यूब पे देख देख करके सुन करके मैं आगे बढ़ा। बहुत अच्छा। एक आप मतलब और भी आपके जैसे 3-4 बच्चे हैं जो स्पेशली उन्होंने जब पढ़ाई की है, उनका सिलेक्शन, उन्होंने उसे स्पेशली कहा कि सर एक ऑडियो के लिए भी आप कर दीजिए। थोड़ा व्यस्त शेड्यूल में हमें टाइम निकालना मुश्किल हो पाता है, लेकिन आप लोग की मेहनत जब देखते हैं ना तो मन करता है कि ऑडियो के लिए भी एक स्टार्ट कर दे जो आप लोग के लिए अच्छा हो। अच्छा रहेगा सर, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ इन कारणों से अपनी पढ़ाई को या अपने जो भी उनके एम्बिशंस है उसे पूरा नहीं कर पाते। एजुकेशन डिपार्टमेंट ही सर्च ऑप्ट किया है ना, और वो इससे पहले वाले भी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट उनमें भी कंप्लीट नहीं दिखता है। एक जो आप लोग का जो स्ट्रगल